जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी 247 बाय जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग गुप्त वंश को पढ़ेंगे। दोस्तों गुप्त वंश के शासकों ने मौर्य वंश के शासकों के बाद सबसे अधिक अपने साम्राज्य का विस्तार किए थे। गुप्त वंश के शासकों के बारे में कहा जाता है कि एक कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। कुषाणों के जो सामंत हुआ करते थे वो अपने नाम के पीछे दोस्तों महाराज की उपाधि लगाते थे। तो तीसरी शताब्दी में दोस्तों प्रयाग के आसपास कौशाम्बी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों, और गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक है उसका नाम है दोस्तों श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण किया था, लेकिन बहुत कम ही समय में दोस्तों उत्तराधिकारी बन बैठा था श्रीगुप्त। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं गुप्त वंश को। गुप्त वंश, गुप्त वंश का जो संस्थापक था दोस्तों उसका नाम है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त दोस्तों श्रीगुप्त महाराज की उपाधि धारण किया था। श्रीगुप्त महाराज की उपाधि धारण किया था। दोस्तों गुप्त वंश का उदय तीसरी शताब्दी के आसपास प्रयाग के पास कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का उदय तीसरी शताब्दी के आसपास प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। प्रयाग के निकट दोस्तों कौशाम्बी में हुआ था। दोस्तों गुप्त वंश का पहला जो शासक था उसका नाम है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का जो पुत्र था उसका नाम है घटोत्कच। वो गुप्त वंश का दूसरा शासक था, लेकिन दोस्तों उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी कुषाणों का सामंत था, क्योंकि वो भी अपने नाम के पीछे महाराज लगाया हुआ है दोस्तों, महाराज की उपाधि धारण किया हुआ है। तो दोस्तों गुप्त वंश का दूसरा शासक घटोत्कच था। गुप्त वंश का दूसरा शासक घटोत्कच था। घटोत्कच भी महाराज की उपाधि धारण किया था। महाराज की उपाधि धारण किया था। घटोत्कच भी महाराज की उपाधि धारण किया था। उसके बाद दोस्तों घटोत्कच के पुत्र का नाम चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी बनता है, जो गुप्त वंश का वैसे तीसरा शासक है, लेकिन दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो घटोत्कच के पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था दोस्तों। और इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। दोस्तों, अपने राज्यारोहण के समय, अपने राज्यारोहण के तिथि पर इन्होंने एक संवत प्रारंभ किया था। उस संवत का नाम है गुप्त संवत। दोस्तों, गुप्त संवत कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था और गुप्त संवत की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम अपने राज्यारोहण के तिथि पर 9 मार्च 319 ईस्वी 9 मार्च 319 ईस्वी को गुप्त संवत प्रारंभ किया था। गुप्त संवत प्रारंभ किया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुप्त शासकों में सबसे पहले चांदी के मुद्राओं का प्रचलन करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त शासकों में सबसे पहले चांदी के सिक्कों का प्रचलन करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना उसका नाम था समुद्रगुप्त। दोस्तों, गुप्त वंश के सभी शासकों में सबसे अधिक अगर साम्राज्य का कोई विस्तार किया था तो विस्तार किया था समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का सबसे अधिक विस्तार किया था दोस्तों। समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति लेख से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति लेख को समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हर्षेण के द्वारा लिखवाया गया था। तो समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों की जानकारी समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति लेख से मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति लेख से मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति लेख को समुद्र का दरबारी कवि हर्षेण के द्वारा लिखवाया गया था। दरबारी कवि
कवि हरिसेन, दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखवाया गया था। समुद्रगुप्त को उत्तरावर्त के 9 राज्यों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था समुद्रगुप्त। ऐसी जानकारी मिलती है दोस्तों कि समुद्रगुप्त उत्तरावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इसीलिए दोस्तों इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है दोस्तों। जिस तरह से नेपोलियन कभी पराजित नहीं हुआ था, उसी तरह से समुद्रगुप्त भी कभी पराजित नहीं हुआ था दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था दोस्तों। समुद्रगुप्त के सिक्के पर उसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त बहुत बड़ा बीड़ा वादक था और संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। तो समुद्रगुप्त के सिक्के पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त संस्कृत का और संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। संस्कृत का और संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। दोस्तों समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी को। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा दिल्ली में एक स्तंभ बनवाया गया है, जिसका नाम है दोस्तों लौह स्तंभ। दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। आगे चल करके गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने लौह स्तंभ के पास में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार
कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। लौह स्तंभ की खासियत है दोस्तों कि आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वैवाहिक और विजयों का संबंध स्थापित किया था। वैवाहिक संबंध स्थापित किया था और विजय करना शुरू किया था। दोस्तों, युद्धों में विजय करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों और युद्ध में विजयों से किया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पहला चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी में भारत आया था। प्रथम चीनी यात्री फाहियान भारत आया था 399 ईस्वी में। और दोस्तों, यहां पर 15 वर्षों तक था। 1414 ईस्वी में 414 ईस्वी में दोस्तों अपने देश लौटकर चला गया था। दोस्तों, उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम फूकोकी है। फूकोकी नामक पुस्तक में दोस्तों मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश बताया हुआ है। फाहियान पहला चीनी यात्री है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है फूकोकी नामक पुस्तक में दोस्तों इन्होंने बताया है कि जो मध्य प्रदेश की जनता है वो देखने से लगती है कि वो ब्राह्मण है, तो मध्य प्रदेश की जनता को ब्राह्मण बताया था। दोस्तों, फाहियान मध्य प्रदेश की जनता को ब्राह्मण कहा था। दोस्तों, फाहियान। आगे देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में राजधानी पाटलिपुत्र और उज्जैन दोनों था। उस समय दोस्तों उज्जैन और पाटलिपुत्र शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो अगला उत्तराधिकारी हुआ, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां से। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को कला और साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के
शासन काल को कला और साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अगला उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त दोस्तों गुप्त शासकों में सबसे अधिक शिलालेख लिखवाया था। गुप्त शासकों में सबसे अधिक शिलालेख लिखवाया था दोस्तों। कुमारगुप्त के द्वारा ही बिहार के नालंदा जिले में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था। कुमारगुप्त के द्वारा ही बिहार के नालंदा जिले में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था। लेकिन दोस्तों आगे चल करके कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने उसको ध्वस्त करा दिया था और वहां के जो बौद्ध आचार्य थे उनको भी मरवा दिया था और जो वहां पे ग्रंथ थी, जो बौद्ध धर्म की ग्रंथ थी, उसको भी दोस्तों जलवा दिया था। आगे देखते हैं हम लोग। कुमारगुप्त के बाद जो अगला उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम है अस्कंदगुप्त। अस्कंदगुप्त के समय में दोस्तों मध्य एशिया से हूणों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था। मध्य एशिया से हूणों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो गिरनार पर्वत के ऊपर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, उस सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार अस्कंदगुप्त के द्वारा भी कराया गया था। और इसके पहले दोस्तों वहां के जो जूनागढ़ के शासक थे रुद्रदामन प्रथम के द्वारा भी सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार कराया गया था। तो अस्कंदगुप्त के द्वारा भी गुजरात में गिरनार पर्वत के ऊपर स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार कराया गया था। गुजरात में गिरनार पर्वत के ऊपर स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार अस्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद अस्कंदगुप्त के बाद दोस्तों गुप्त वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम है भानुगुप्त। दोस्तों अस्कंदगुप्त के बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक वही था भानुगुप्त। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है दोस्तों। 510 ईस्वी का भानुगुप्त का एरण अभिलेख है।
इस भानुगुप्त के एरर अभिलेख से पहली बार दोस्तों सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों गुप्त वंश का जो अंतिम शासक हुआ उसका नाम था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम था दोस्तों विष्णुगुप्त। यही गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक यही था, यही अंतिम राजा था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक, थैंक यू।